हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम यार्ड क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि पिछली क्लास में मैंने उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 से संबंधित एक क्लास आप लोगों को दिया हुआ था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। आप लोगों ने इसको देखा भी अच्छे से। तो आज मैं जो क्लास लेके आया हूँ, ये भारत की जनगणना 2011 से संबंधित क्लास है। अगर जनगणना के बारे में बात की जाए तो ये अनुच्छेद 246 के तहत 7वीं सूची में इसका वर्णन है इसका। और ये संघ सरकार का दायित्व होता है जनगणना कराने का। और अगर बात की जाए इसका आदर्श वाक्य का, 2011 का जो आदर्श वाक्य था जनगणना का, वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और दोस्तों, अगर जनगणना की बात की जाए पूरे विश्व में व्यवस्थित रूप से, आधुनिक विश्व में जो व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय सर्वप्रथम किसी को जाता है, तो वो एक यूरोपीय देश है, स्वीडन। 1749 ईस्वी में व्यवस्थित रूप से स्वीडन ने सबसे पहले जनगणना करवाया था। उसके बाद अमेरिका में, फिर इंग्लैंड में चालू हुआ। और इंडिया में जो चालू हुआ, वो इंडिया में 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में चालू हुआ था। लेकिन नियमित रूप से जो जनगणना चालू हुई थी, वो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुआ था। तो हम लोग आज बात करते हैं भारत की जनगणना 2011 में, जो 2011 में भारत के कुल 640 जिलों में करवाई गई थी। 2001 में कुल 593 जिले थे, लेकिन 2011 में कुल 640 जिले थे। मतलब कुल एक दशक में लगभग 47 नए जिले की स्थापना हुई थी। अब हम लोग बात करते हैं कुल जनसंख्या की। भारत की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 1 अरब 21 करोड़ 8 लाख 54,977 है। 1 अरब 21 करोड़ का मतलब होता है 121 करोड़। ठीक है। तो जो कुल विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। सोचने वाली बात है कि भारत के पास कुल विश्व का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल मात्र 2.4% है, लेकिन जनसंख्या जो है वो 17.5% है पूरे विश्व की। तो ये सोचने वाली बात होती है। और अगर बात की जाए जो 1 अरब 21 करोड़ जनसंख्या है, इसमें पुरुषों का जो प्रतिशत है वो 51.47% है। और महिलाओं का जो प्रतिशत है वो 48.53% है। ये इंडिया का आंकड़ा है, ठीक है। पूरी इंडिया का ही आंकड़ा है, कहीं बाहर का आंकड़ा नहीं है। तो जो महिलाओं की जनसंख्या और पुरुषों की जनसंख्या, पुरुष की जनसंख्या 51.47% है, लगभग 62 करोड़ 32 लाख है। जबकि महिलाओं की जो 48.53% है, इसमें 58 करोड़ 75 लाख के आसपास महिलाओं की जनसंख्या है। तो हम लोग बात करते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व जो है इंडिया का कितना है, तो जनसंख्या घनत्व 382 है। प्रेजेंट टाइम में 2011 के आंकड़ों के अनुसार इंडिया का जनसंख्या घनत्व 382 है। इसके पहले जो 2001 में था वो 325 था, लेकिन इसमें कितना है, 382 है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात की जाए, जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो जनसंख्या घनत्व निकाला कैसे जाता है। एक वर्ग किलोमीटर में, एक वर्ग किलोमीटर होता है, एक वर्ग किलोमीटर में लंबाई चौड़ाई टोटल एक एक किलोमीटर होते हैं। उन्हीं के बीच जो जनसंख्या होती है, उन्हीं को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है, ये सबसे अधिक है, 1106। बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक 1106 है। उसके बाद पश्चिम बंगाल का नंबर आता है, जो 1028 में आते हैं। पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व 1028 में आता है। और उसके बाद बात की जाए न्यूनतम की, तो न्यूनतम में अरुणाचल प्रदेश आता है और मिजोरम, दोनों पड़ोसी देश हैं। और 17, अरुणाचल प्रदेश की जो जनसंख्या घनत्व है ये मात्र 17 है, और मिजोरम की 52 है। तो आप देख सकते हैं कि बिहार का सर्वाधिक 1106 और अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम 17, दोनों में कितना डिफरेंस है जनसंख्या घनत्व में। तो इतना जो है आपको ये चीजें देखते हुए चलना पड़ेगा। अगर बात की जाए जनसंख्या के मामले में, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पूरे इंडिया की जनसंख्या में सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 16.51% है, जबकि महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर आता है, जो 9.28% है। और तीसरे नंबर पर बिहार, फिर चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश इस तरीके से आता है। अब हम लोग बात करते हैं दशकीय वृद्धि दर की। दशकीय वृद्धि दर मतलब एक दशक में कितनी जनसंख्या बढ़ी है, टोटल जनसंख्या से कितनी जनसंख्या बढ़ी है, उसी का जो अनुपात निकाला जाता है, उसी को जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाता है। जो 17.7% रहा है 2011 में, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितना रहा है, 17.7%। लेकिन इसके पहले जो था वो 21.54% था। तो मतलब 2001 में 21.54% था, और इसमें कितना है, 17.7%।
अब बात की जाए मेघालय की जनसंख्या सबसे सर्वाधिक की, तो सर्वाधिक सबसे अधिक कहाँ पे है? मेघालय में है। मेघालय में 10 की वृद्धि दर सबसे अधिक है, 27.9%। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है 26%। दोनों पूर्वी राज्य हैं और दोनों ही सबसे अधिक 10 की वृद्धि दर अपना दर्ज किए हैं 2011 के आंकड़ों में। मेघालय का 27.9% है, जबकि अरुणाचल प्रदेश का कितना है? 26% है। इसके बाद बिहार का स्थान आता है 25%। आप इसको ध्यान दीजिएगा दोनों के बाद। लेकिन अगर न्यूनतम की बात की जाए तो न्यूनतम पे कौन आता है? नागालैंड, जो 0.6% है, -0.6% है। आप सोचिए कि नागालैंड जो है, ये 10 की वृद्धि दर, इसकी ऋणात्मक रहने वाला एकमात्र राज्य है। बार बार एग्जाम में पूछता है और आगे पूछने की पूरी संभावना है। मतलब अगर आप ये जान लीजिए, जनगणना से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो नई जनगणना आने वाली है, उससे कोरिलेट करके इसको पूछेंगे। मतलब आपके आने वाले 1 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जितना भी एग्जाम आप देंगे, 2011 का जनगणना बहुत ही मायने रखेगा अपने आप में एग्जाम के लिए। तो नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी 10 की वृद्धि दर क्या थी? ऋणात्मक हुई है, मतलब कम हुई है वहाँ की जनसंख्या। अब बात की जाए केरल की, दूसरे नंबर पर जो आता है केरल, 4.6%, इसकी 10 की वृद्धि दर न्यूनतम पे रही है। तो टॉप टू में मैंने बताया, और फिर नीचे से टॉप टू में बताया कि कौन है। अब बात की जाए लिंगानुपात की, लिंगानुपात जो है वो 943 रही है। लिंगानुपात कितना रहा? 943। जबकि 2001 में कितना था? 2001 में 933 था। 10 बड़ी है। 10 का रेशियो जो है वो बढ़ा है 2001 के मुकाबले 2011 में। 2001 में 933 था, 2011 में 943। अगर बात की जाए सर्वाधिक लिंगानुपात की, और लिंगानुपात कैसे निकाला जाता है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कितनी संख्या है, मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कितनी संख्या है, उसी को लिंगानुपात कहा जाता है। अब जैसे 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, यही लिंगानुपात होता है। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है। मतलब केरल में 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं या स्त्रियां हैं। जबकि तमिलनाडु में जो दूसरे नंबर पर आता है वो 996 है। तो केरल का लिंगानुपात इंडिया में सबसे ज्यादा है, 1084। न्यूनतम अगर लिंगानुपात की बात की जाए तो हरियाणा, हरियाणा का सबसे कम है 879। जबकि जम्मू कश्मीर, जो दोनों पड़ोसी हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर पड़ोसी हैं, कह दे कि पड़ोसी मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। हरियाणा में 879 है, जम्मू में 889 है। और केरल और तमिलनाडु दोनों पड़ोसी हैं, ये पड़ोसी साथ में है। ये सर्वाधिक मामले हैं लिंगानुपात में। ये बहुत विकसित राज्य है, इन्होंने क्या किया है? लिंगानुपात को बढ़ा के रखा है, यहाँ पे महिलाओं की संख्या ज्यादा है। जबकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों पड़ोसी हैं, यहाँ पे सबसे कम है। तो इस तरीके से आपको रिलेट करके अगर याद करेंगे तो याद हो जाएगा। और शिशु लिंगानुपात की बात की जाए, शिशु लिंगानुपात मतलब जो होता है वो 0 से 6 वर्ष का होता है। ये ऑल ओवर लिंगानुपात निकाला जाता है, लेकिन शिशु लिंगानुपात जो होता है वो 0 से 6 वर्ष के बीच की आयु के जो बालक और बालिकाएं होती हैं, उनके बीच जो लिंगानुपात डिफरेंस निकाला जाता है उसे कहा जाता है। मतलब 1000 बालकों पर 0 से 6 वर्ष की आयु के बीच 918 बालिकाएं हैं इंडिया में। सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश में है 972। सबसे अधिक जो लिंगानुपात है, 1000 बालकों पर 972 बालिकाएं, वो अरुणाचल प्रदेश में है। दूसरे नंबर पर मिजोरम में है। जबकि सबसे कम हरियाणा, हरियाणा वैसे भी इसमें भी कम है और शिशु में भी कम है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है पंजाब 846, हरियाणा में 834। तो लिंगानुपात में वैसे भी हरियाणा सबसे कम है और शिशु लिंगानुपात में भी सबसे कम है। और सर्वाधिक में केरल 1084 है, जबकि शिशु लिंगानुपात में अरुणाचल प्रदेश, ये केरल पश्चिमी, सबसे पश्चिमी राज्यों में से एक माना जाता है पूर्व, और ये अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्यों में से। इस तरीके से शिशु लिंगानुपात और सर्वाधिक लिंगानुपात में आप डिफरेंस निकाल सकते हैं। साक्षरता दर की बात की जाए, साक्षरता दर, तो साक्षरता दर जो इंडिया की है वो 73% साक्षरता दर है। 73%, जबकि 2001 में कितना था? 64.84% था। 2001 में 64.84% था, और 2011 में 73% हो गया। मतलब एक तीव्र गति से जो है विकास थोड़ा सा हुआ है। इसमें पुरुषों की साक्षरता दर अगर देखी जाए तो वो 80.9% है। पुरुष 80.9% साक्षर हैं, और महिलाएं 64.6%। महिलाओं की स्थिति थोड़ा सा कमजोर है। तो अब बात की जाए सबसे अधिक साक्षरता दर, साक्षरता दर कैसे निकाला जाता है? 7 वर्ष या उससे अधिक की आयु के जो भी व्यक्ति होते हैं, 7 वर्ष से कम का अगर कोई भी बच्चा है, उसे साक्षर नहीं माना जाएगा। जो 7 वर्ष का हो चुका है या उससे अधिक, जो पढ़ लिख सकता हो, किसी भाषा को बोल सकता हो, किसी भाषा को पहचान सकता हो, कुछ अपने नाम वगैरह लिख सकता हो, उसको क्या बोला जाता है? साक्षर में उसकी गिनती की जाती है।
तो सर्वाधिक साक्षरता जो है वो केरल की है। केरल की 94% है और मिजोरम की 91.3% है। मतलब सबसे अधिक जो साक्षर राज्य है वो केरल है, और सबसे अधिक जो साक्षर दूसरे नंबर पर आता है वो मिजोरम आता है। ये भी जो है सबसे पश्चिमी राज्य है, पश्चिमी राज्यों में से एक माना जाता है, और मिजोरम भी सबसे पूर्वी राज्यों में से ही आता है। ठीक है। तो बात की जाए न्यूनतम की, तो न्यूनतम पे बिहार, बिहार सबसे कम जो है साक्षर वाला राज्य है, साक्षरता दर वाला राज्य है बिहार। बिहार की स्थिति बहुत ही खराब है साक्षरता दर में, जो 61.8%, मात्र 61.8% लोग ही यहाँ के क्या है, साक्षर है। जबकि अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है और 65.4% इसकी साक्षरता है। तो चीजों को कोरिलेट करके पढ़िए, बिहार, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, बिहार सबसे कम है, आपको पता ही है। ग्रामीण और शहरी जनसंख्या की बात की जाए अगर, ग्रामीण, अगर बात की जाए पुरुष, सर्वाधिक पुरुष और सर्वाधिक महिला साक्षरता की, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता भी यहीं पे है केरल में, और सर्वाधिक महिला साक्षरता भी केरल में है, और दूसरे नंबर पर भी यही आता है। लेकिन अगर बात की जाए न्यूनतम महिला साक्षरता की, तो न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार में ही है, लेकिन दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश नहीं है। दूसरे नंबर पर महिला साक्षरता में सबसे कम वो राजस्थान है, बिहार के बाद राजस्थान में आता है महिला साक्षरता में, न्यूनतम में। और न्यूनतम साक्षरता में भी जो है, पुरुष साक्षरता में भी बिहार का ही स्थान आता है। तो हम लोग बात करते हैं ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या की। ग्रामीण और शहरी जनसंख्या, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ की है, मतलब सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या ये प्रतिशत में है, जिसको आप ध्यान दीजिएगा, ये प्रतिशत में दिया गया है। ये दोनों सर्वाधिक ग्रामीण और सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत में हिमाचल प्रदेश का जो परसेंट है, मतलब हिमाचल प्रदेश के जितने भी निवासी हैं उनमें 90% निवासी ग्रामीण है, मात्र 10% ही नगरीय है या शहरी है। और दूसरे नंबर पर आता है बिहार, बिहार के 88%, 88.7% लोग क्या है, ग्रामीण में है। और बात की सर्वाधिक नगरीय की, तो गोवा राज्य जो है बहुत छोटा सा राज्य है, यहाँ के लगभग 62% जनसंख्या क्या है, वो शहरी है। मतलब बहुत कम यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या है, सबसे अधिक क्या है, शहरी है गोवा में। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है मिजोरम में, 52% यहाँ पे नगरीय या शहरी जनसंख्या रहती है। लेकिन अगर प्रतिशत में ना देखा जाए, ओवरऑल जनसंख्या में देखा जाए कि सबसे अधिक जनसंख्या जो है नगरीय या शहरी जनसंख्या किस प्रदेश में रहती है, तो महाराष्ट्र में रहती है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जहां उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को मैंने पढ़ाया हुआ था। महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु, सर्वाधिक नगरीय या शहरी जनसंख्या। और अगर न्यूनतम नगरीय या शहरी जनसंख्या की बात की जाए तो सिक्किम में आता है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में आता है। ये ऊपर वाला परसेंटेज जो मैंने बताया है, ये ओवरऑल जनसंख्या में मैंने बताया है। परसेंटेज में हिमाचल प्रदेश टॉप में है ग्रामीण में, और गोवा ये नगरीय में टॉप में है। लेकिन ओवरऑल जनसंख्या में बात की जाए तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश, और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या की बात की जाए तो सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। अब बात की जाए अनुसूचित जाति की, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट, 2011 में टोटल जनसंख्या जो शेड्यूल कास्ट की है, वो पूरे इंडिया की 16.6% जनसंख्या शेड्यूल कास्ट की है, जिसकी कुल जनसंख्या 20 करोड़ 13 लाख है। 20 करोड़ 13 लाख जनसंख्या इंडिया में शेड्यूल कास्ट की रहती है, अनुसूचित जाति की रहती है, 2011 के आंकड़ों के अनुसार। सर्वाधिक प्रतिशत जो रहती है, सबसे ज्यादा प्रतिशत जो रहती है राज्य में, वो पंजाब राज्य में है। 31.9% जनसंख्या पंजाब की क्या है, शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति की जनसंख्या पंजाब में रहती है। दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश आता है। हिमाचल प्रदेश का 25% जनसंख्या, 25.2% जनसंख्या शेड्यूल कास्ट की है। लेकिन अगर ओवरऑल जनसंख्या की बात की जाए, सर्वाधिक जनसंख्या की, तो सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में रहती है। उत्तर प्रदेश में टोटल जनसंख्या लगभग 4 करोड़ के आसपास, 4 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या शेड्यूल कास्ट की रहती है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल। सबसे अधिक जनसंख्या पूरे देश में उत्तर प्रदेश में रहती है शेड्यूल कास्ट की, उसके बाद पश्चिम बंगाल में रहती है। लेकिन अगर परसेंटेज के मामले में देखा जाए, मतलब जनसंख्या जितनी है राज्य की, उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज किस राज्य में है, तो पंजाब में है, 31.9%। उसके बाद हिमाचल प्रदेश। और उसी तरीके से अगर एक चीज और, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये दो चीजें देखिएगा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति की जनसंख्या नहीं रहती है। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या एक भी नहीं पाई गई है। फिर बात की जाए अनुसूचित जनजाति की, तो पूरे देश का अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है वो 8.6% है। मतलब टोटल 2011 के आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है वो 10 करोड़ 42 लाख है। और सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है, 1 करोड़ 53 लाख। सर्वाधिक जनसंख्या
प्रतिशत के जनसंख्या के मामले में मध्य प्रदेश में पाई जाती है 1,53,00,000 और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर आता है 1,05,00,000। और अगर सर्वाधिक प्रतिशत के मामले में बात की जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत के मामले में मिजोरम सबसे टॉप पर है। मतलब मिजोरम में 94.4% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की रहती है। 94.4%। मतलब ओवरऑल जनसंख्या वहां पे क्या है, अनुसूचित जनजाति की है मिजोरम में। और नागालैंड में दूसरे नंबर पर आता है 86.5%। लेकिन अगर ओवरऑल इंडिया की बात की जाए, मतलब केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिला के, तो लक्षद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की रहती है 94.8%। देखिए मिजोरम की 94.4% है, लेकिन लक्षद्वीप की 94.8% है। हालांकि ये केंद्र शासित प्रदेश है। अगर केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिलाकर एग्जाम में पूछता है तो आप लक्षद्वीप लगाएंगे, और अगर केवल राज्यों की पूछता है तो राज्यों में आप मिजोरम टॉप में लगाएंगे 94.4%। अब कुछ क्वेश्चन बच रहा है जनसंख्या 2011 के जो केंद्र शासित प्रदेश से हैं, उसको भी मैं आप लोगों को बताने चल रहा हूँ। बहुत कम ही समय में आप लोगों को बताऊंगा। इसका आप स्क्रीनशॉट अगर रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अन्यथा इसके आगे मैं आपको बताने चल रहा हूँ केंद्र शासित प्रदेश के आंकड़े, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। यहाँ पे कुछ जल्दी से मैं लिख दिया ताकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम ना लगे, जल्दी से आप समझ में आ जाए आप लोगों को। तो सर्वाधिक जनसंख्या की बात की जाए, ये आपका पूरा केंद्र शासित प्रदेश का है। इतने में ही आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। जो कि जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या है वो दिल्ली की है। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वो दिल्ली की है। इसके बाद पुदुचेरी का स्थान आता है, फिर चंडीगढ़ का स्थान आता है। दिल्ली की जो 2011 के अनुसार जनसंख्या है वो 1,67,00,000 के आसपास है। उसके बाद पुडुचेरी का स्थान आता है, फिर चंडीगढ़ का स्थान आता है। जबकि अगर लक्षद्वीप की बात की जाए तो सबसे कम जनसंख्या अगर किसी की है तो वो लक्षद्वीप की है। लक्षद्वीप में मात्र जो है 64,473 जनसंख्या रहती है। 64,473 जनसंख्या रहती है लक्षद्वीप में। सबसे कम जनसंख्या किसी अगर केंद्र शासित प्रदेश में है तो वो लक्षद्वीप में है। और अगर सर्वाधिक व न्यूनतम जनघनत्व की बात की जाए कि सबसे अधिक जनघनत्व कहाँ है, सबसे कम जनघनत्व कहाँ है, तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनघनत्व जो है वो दिल्ली का है 11,320। बहुत अधिक है अपने आप में। 11,320 आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना ज्यादा है। और सबसे कम अगर आप देखेंगे तो वह अंडमान है निकोबार द्वीप समूह का है, वो 46 पे है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का क्या है, मात्र 46 है। और दिल्ली का 11,320 है जनघनत्व। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में इतनी जनसंख्या रहती है। इसीलिए दिल्ली जो है पॉल्यूशन में इतना आगे रहता है। सर्वाधिक व न्यूनतम लिंगानुपात की बात की जाए, अगर लिंगानुपात की बात की जाए तो सबसे अधिक पुदुचेरी का है। पुदुचेरी का लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक है, 1,037 है। और अगर सबसे कम बात की जाए तो वह दमन व दीव की है 618। सबसे कम लिंगानुपात दमन और दीव की है 618, और पुदुचेरी की 1,037 है। और बात की जाए सर्वाधिक व न्यूनतम साक्षरता की, सबसे अधिक साक्षरता कहाँ है और सबसे कम साक्षरता किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो सबसे अधिक साक्षरता जो है वो लक्षद्वीप में है, 91.8%। 91.8% लक्षद्वीप के लोग क्या हैं, साक्षर हैं। जबकि सबसे अगर कम साक्षरता देखी जाए केंद्र शासित प्रदेश में तो 76.2% है दादरा एंड नागर हवेली का। जो अपने आप पे काफी अच्छा है, ठीक ही ठाक है अगर पूरे देश से तुलना की जाए तो। दादरा और नागर हवेली सबसे कम में 76.2% में। और सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला अगर केंद्र शासित प्रदेश देखा जाए तो सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर एंड नागर हवेली है। जनसंख्या में यहाँ की जनसंख्या 1,78,000 है। लेकिन अगर परसेंटेज में बात की जाए कि सबसे अधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला अनुसूचित जनजाति वाला जो है केंद्र शासित प्रदेश वो लक्षद्वीप है, जहाँ की 94.8% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की रहती है। लक्षद्वीप में टोटल 64,473 जनसंख्या रहती है, 64,473, जिसमें से 94% लगभग क्या है वो अनुसूचित जनजाति के हैं। और दूसरे नंबर पर जो आता है अनुसूचित जनजाति में मिजोरम आता है 94.4%, मैंने आपको पीछे बताया है। तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अगर क्लास जरा सा भी अच्छा लगा होगा तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेज आप लोग को बराबर मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।